नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बेहद खास शख्सियत हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित है। आप हैं डॉक्टर रामकृष्ण गुप्ता जी। आप बीएमएस डॉक्टर भी हैं, साथ ही साथ आप प्रैक्टिशनर वकील भी हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, और सबसे दिलचस्प बात जिसके लिए आपको इस चर्चा में हमने आमंत्रित किया है वो है खेल की दुनिया से संबंधित। यानी आप रेसलर भी रह चुके हैं, बॉक्सिंग भी कर चुके हैं, और वर्तमान में जिस बात के लिए आपकी चर्चा खासकर हो रही है, बच्चों का खेल, वयस्कों का खेल, लेकिन वयोवृद्ध होने के बावजूद दिमागी रूप से बिल्कुल फिट होना, तंदुरुस्त होना, जिस बात का परिचायक है वो है चेस का खेल। आप चेस के खेल को 84 वर्ष की उम्र में भी खेल रहे हैं। न सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धाओं में आप भाग ले रहे हैं और विजयी भी बन रहे हैं। तो आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में डॉक्टर रामकृष्ण गुप्ता जी। दीपक जी, आपको धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर गुप्ता जी, आपकी उपलब्धियों को देख करके, खासकर आपको जब मैं देख रहा हूं तो आप 84 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन बिल्कुल फिट दिखाई देते हैं और दिमागी रूप से भी आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, फिट हैं, सक्रिय हैं, और आप चेस खेल रहे हैं। तो हम चेस के ऊपर आएंगे, चेस की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के ऊपर आएंगे जो अभी हाल ही में आप श्रीलंका में संपन्न करके और विजयी होकर के भी आए हैं। उसके बारे में बहुत तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, शुरुआती जीवन था, वो कैसा रहा, और शिक्षा दीक्षा और खेल की तरफ आपका रुख कैसे हुआ? शिक्षा तो मेरी जो है यूपी में कानपुर, कलकत्ते में टॉलीगंज और विभिन्न स्थानों पे, क्योंकि अंकल जी का ट्रांसफर वगैरह जहां जहां होता रहा, मैं वहां शिक्षा मेरी होती रही है। शिक्षा के साथ साथ में शतरंज को खेलते हुए जब मैंने अपने दूर के रिश्ते से फादर इन लॉ रामदास जी का नाम इंडिया चैंपियन भी रह चुके हैं, जब मेरा वहां जाना हुआ शादी के बाद, तो वहां देखा कि शतरंज हो रही है। जब हम उसके पहले शतरंज जानते भी नहीं थे, शतरंज क्या चीज है, 18 गोटी वगैरह जरूर खेलते थे। तो वहां जब देखा कि कभी वो 3 घर चल देते हैं, 4 घर चल देते हैं, ये चल देते हैं, तो हमको बड़ा अजीब सा लगा। तो मैंने फिर जिज्ञासा भी हुई, तो फिर मैंने उनसे कोशिश की और उन्होंने बेसिक चीजें बताई। पहले शतरंज जो है देसी प्रथा से होती थी, जिसको नेशनल चेस कहते हैं। उसमें पैदल एक ही घर चलता था और बादशाह 2.5 घर एक बार चल सकता था सयाने से पूर्व, और पैदल वहां जाकर घोड़े का पैदल घोड़ा बनता था, वजीर का पैदल वजीर बनता था। तो मैं शतरंज को ही अपनी फिटनेस का राज बताऊंगा। शतरंज जो है ब्रेन एक्सरसाइज भी है और योगा भी है। योगा इसलिए कि जैसे कि हमारे यहाँ योग बताया जाता है कि ध्यान को केंद्रित कीजिए, लेकिन जब शतरंज में आप बैठ जाते हैं तो खाने का भी नहीं रहता, कौन आया कौन गया, सारी चीजें भूल जाते हैं, इसलिए योगा भी है। शतरंज एक मेडिसिन के रूप में भी राजघराने में 6 रोग हुआ करता था, तो वहां पर सोने और जवाहरातों के मोहरे, काष्ठ औषधियों के मोहरे बनाए जाते थे। उनको पकड़ने का एक विशेष प्रथा थी कि उंगलियों के बीच में दबा के कुछ समय तक रखते थे, तो उसका अंश जो है इंसान के अंदर पहुंचता था, इसलिए वो मेडिसिन भी रही है। डॉक्टर गुप्ता, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, खासकर उन तथ्यों को भी हमारे समक्ष रखा जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, कि शतरंज कैसे एक मेडिसिन के रूप में भी काम किया करता था कभी, और शतरंज कैसे एक योग के रूप में भी अपनी भूमिका अदा करता है, क्योंकि दिमाग इसमें एकाग्रचित होता है, कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता आपकी बहुत उच्च हो जाती है। शतरंज के बारे में आपको शुरुआती जो तालीम थी आपके फादर इन लॉ से मिली, तो आपके फादर इन लॉ कहाँ निवास किया करते थे, और आपकी क्या ऐसी दिलचस्पी थी कि शतरंज की तरफ ही आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ, रुचि पैदा हुई? हाँ, वो कानपुर में ही निवास, मेरी ससुराल भी कानपुर की है, धनकुट्टी की है। तो पहले ये रिवाज था कि भाई चाहे दूर के रिश्तेदार हो चाहे वो हो, तो दामाद को उसको घर बुलाते हैं, खाने आने पे बुलाते हैं, तो उस खाना आना खाने के नाते ही गया था। तो वहाँ वो इंडिया चैंपियन भी रह चुके हैं रामदास जी। उनकी उम्र क्या थी उस समय? उस समय उनकी उम्र का मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि 70 साल के लगभग होगी।
70 साल की उम्र में आपने अपने फादर इन लॉ को चेस खेलते हुए देखा, आपकी दिलचस्पी पैदा हुई और शुरुआती जो तालीम थी, शुरुआती जो यानी बेसिक प्रिंसिपल, शुरुआती जो गुर सीखने की बात थी वो आपने अपने फादर इन लॉ से सीखी, अपने ससुर से आपने सीखी। उसके बाद फिर आपका जो एक विकास था, आपकी विकास यात्रा को समझना चाहेंगे कि कैसे एक एमेच्योर खिलाड़ी से स्टार्ट करके एक दक्ष खिलाड़ी तक का जो सफर था, एक स्किल्ड प्लेयर तक का जो सफर था, वो कैसे पूरा किया आपने? सन 65 में शादी के बाद मैंने शतरंज की ABC जानी। तत्पश्चात 79 में पहला टूर्नामेंट, स्टेट सिलेक्शन टूर्नामेंट, स्टेट से नेशनल खेलने के लिए सिलेक्शन टूर्नामेंट था, जो कानपुर में अरेंज हुआ था। कानपुर में टूर्नामेंट में मेरी पोजीशन थर्ड आई थी। थर्ड इसलिए आई थी कि नासिर साहब जो इंडिया चैंपियन थे वो भी उसमें खेल रहे थे और वो सेकंड आए, और ये सादिक अली भाई जो आगरे के थे ये प्रथम स्थान हुआ, जबकि तीनों के इक्वल पॉइंट थे। पॉइंट मतलब जितने गेम जीतोगे उतने जीतने का 1 पॉइंट और ड्रॉ का हाफ पॉइंट मिलता है। तो 7.5 तीनों व्यक्तियों के थे। इस प्रकार से साहब मेरा पहला टूर्नामेंट हुआ और उसके बाद नेशनल खेलने गया। जी, खेल के बारे में एक बड़ी प्रचलित बात होती है कि आपका कॉम्पिटिटर यानी जिससे आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जो आपके विपक्ष में खिलाड़ी है, वो जितना कद्दावर होगा, जितना स्किल्ड होगा, कौशल युक्त होगा, आपका भी खेल उतना निखरता चला जाता है। तो आपने खेलने के लिहाज से, क्योंकि चेस जो है 2 लोगों के बीच का खेल है, आपके लेवल के कॉम्पिटिटर आपको कैसे मिले? मैं जब यूपी में मेरी थर्ड पोजीशन आई थी, उस वक्त मैंने विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में जा करके शतरंज खेली है, क्योंकि हर आदमी कंपटीशन में भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि उसमें एंट्री फीस वगैरह पड़ती। तो मैं हर डिस्ट्रिक्टों में यानी यूपी के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में 10-10, 5-5 दिन रुकता था और वहां शतरंज खेला करता था। इस कारण मेरी शतरंज का इम्प्रूवमेंट हुआ। अच्छे प्लेयर मिलते थे। अच्छे प्लेयर से खेलेंगे, अपने से ज्यादा योग्य प्लेयर से खेलेंगे तो उसमें भी आपका गेम बढ़ेगा। कमजोर खिलाड़ी से खेलेंगे, जीतेंगे जरूर, लेकिन उसमें आपका गेम इम्प्रूव नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर रामकृष्ण गुप्ता जी। खासकर जो नए खिलाड़ी हैं, जो सीख रहे हैं या चेस में कैरियर बनाने को सोचते हैं, प्रोफेशनल गेम की तरह वो खेलने को सोचते हैं, प्रोफेशनल प्लेयर की तरह, उनके लिए निश्चित रूप से आपकी बात सीखने के लिए कहीं न कहीं एक पैमाना हो सकता है। डॉक्टर गुप्ता, यहां पर यह भी जानना चाहेंगे कि शुरुआती अवस्था में तो चलिए हर व्यक्ति को लगता है कि ये अच्छे खिलाड़ी हैं, इनके साथ खेलते हैं, लेकिन एक उम्र बढ़ने के साथ साथ लोग व्यक्ति को या व्यक्तियों को एक सीमा में बांध लेते हैं। लेकिन 84 वर्ष की उम्र में आप लगातार सक्रिय हैं। अभी हाल ही में आप श्रीलंका से एक कंपटीशन खेल करके आए हैं। तो ऐसे में जो आजकल के नए खिलाड़ी हैं, यदि उनको आपके साथ खेलना होता है तो वो किस रूप में लेते हैं? वो एक चैलेंज के रूप में लेते हैं या सोचते हैं कि ये तो हंसी हंसी का खेल है? मैं ये समझने के प्रयास करता हूं कि ये अगर सीखना चाहता है मेरे से तो मैं कोचिंग भी करता हूं। कोचिंग का कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं। सेकंड चीज ये है कि अपने से जो बेटर खिलाड़ियों को ढूंढता रहता हूं। इस कारण मैं विभिन्न टूर्नामेंटों में खेलता रहता हूं और संयोग मुझको बड़ा अच्छे खिलाड़ी भी मिले। कॉमनवेल्थ 2008 में मैं कॉमनवेल्थ खेला हूं और उसके बाद एशियाड भी खेला हूं कश्मीर में। कॉमनवेल्थ क्योंकि अपने नागपुर में हुआ था इसलिए खेलने का चांस मिल गया। उस वक्त इतना पैसा ऐसा अपने पास नहीं था कि विदेश जा सकें, तो इसलिए यहीं पर खेल लिया करता था। अच्छा गुप्ता साहब, यहाँ पर हम ये भी समझना चाहेंगे कि खेल को इम्प्रूव करने की बात हो रही है और निश्चित रूप से एक बात तो आपने बताई कि आपसे अगर ऊंचा दर्जे का खिलाड़ी है तो आप उससे सीखते हैं और खिलाड़ी एक दूसरे से सीख के ही आगे बढ़ते हैं। तो शतरंज में खेलने और खेल करके सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? कैसे आप किसी की चाल को पकड़ते हैं, किसी के दिमाग को पकड़ते हैं, या कैसे आप इस बात का पूर्वानुमान लगाते हैं कि अब सामने वाला व्यक्ति ये चाल चलने वाला है? इस विषय में मैं इतनी बात कहना चाहूंगा कि शतरंज में जब पहली चाल चली जाती है तो उसमें एक प्लानिंग की जाती है कि इसके बाद हमको क्या चलना है, दूसरा उसमें क्या क्या चल सकता है। अगर वो उस लाइन पे नहीं चलता है, दूसरी तरफ चलता है, तो फिर शतरंज में कोई जरूरी नहीं कि जो आपने सोचा है वही चलेगा। हमने एक फार्मूला बनाया है, वो अपोनेंट क्या चला, फिर क्यों चला। जब इन दो चीजों पे विचार कर लेते हैं तो ये मालूम पड़ जाता है कि उसने ये चला तो इसके बाद उसकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। तो उसके अनुसार अपना डिफेंस और ऑफेंस, कई बार काउंटर अटैक भी करना पड़ता है। कोई खास वाकया, कोई घटना, कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो, कोई विपक्षी खिलाड़ी आपके साथ खेल खेल रहा हो, बहुत मजबूत रहा हो,
और आप चकित रह गए उसके खेल से और आपने बहुत कुछ सीखा हो? नहीं, ऐसा तो कभी मैंने महसूस ही नहीं किया। मैंने हरदम खिलाड़ी को ये मान करके नहीं खेला कि वो इंडिया चैंपियन है या वो बहुत बड़ा टाइटल होल्डर है। अभी मैंने रशियन ग्रैंड मास्टर को यहाँ पर रायपुर में हराया था। तो ये चीज नहीं है, मिस्टेक आपसे होगी तो आप हारेंगे, दूसरा मिस्टेक करेगा उसका फायदा अगर आपने उठा लिया तो आप जीतेंगे, फायदा नहीं उठा पाए मिस्टेक का तो आप हारेंगे या ड्रॉ हो जाएगा। वो तत्क्षण आपकी बुद्धि कितनी कुशाग्र है, कितने चपल होकर के आप सोचते हैं, इस पर काफी कुछ निर्भर करता है। मैंने साहब एक फार्मूला बताया कि क्या चला, अपोनेंट क्या चला और क्यों चला। इस फार्मूले पे ही सारा पूरा टूर्नामेंट, पूरा गेम शतरंज का आधारित है। अपोनेंट को रीड करने के लिए अब वो क्या कर रहा है, उसकी चाल चलने के बाद महसूस होता है कि वो इससे हमारा पैदल मर रहा है या ये चीज मरने जा रही है, तो उसकी चाल के ऊपर मालूम पड़ता है। फिर आपको उसको बचाना है या उससे अधिक उसको डैमेज पहुंचाने के लिए कोई और चाल चल देते हैं। शतरंज जो है एक एग्रेसिव गेम है या डिफेंसिव गेम है या समय के अनुकूलता के हिसाब से, जब जैसी परिस्थिति माकूल हो उसके हिसाब से उसमें आक्रामकता या डिफेंसिव रक्षात्मक भूमिका या मोड इख्तियार की जाती है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि व्हाइट मोहरे जो मिलते हैं, जिसको व्हाइट मिलते हैं तो उसकी चाल प्रथम होती है। तो वो ये कहावत कही गई है कि व्हाइट अच्छा खेल के जीत सकता है, ब्लैक अच्छा खेल के ड्रॉ कर सकता है। इसलिए ब्लैक को डिफेंस करना है और व्हाइट को क्योंकि पहले उसको चाल मिलती है तो इसलिए वो अटैक करेगा। दोनों अगर सिमिलर भी रहेंगे तो दोनों की पोजीशन बिल्कुल सिमिलर ही पहुंचती है, तो पहले दूसरों की चाल व्हाइट की तो वो व्हाइट जीत जाएगा, व्हाइट मेट कर देगा। इसलिए आपको अच्छा खेल करके ब्लैक मिलने पे डिफेंस को अख्तियार करना पड़ता है, व्हाइट से अटैक। गुप्ता साहब, बहुत अच्छा आपने बताया। और चूंकि हम लोग जब क्षेत्रीय स्तर पे बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, घर में खेलते हैं, दो भाई बहन आपस में खेलते हैं, दो दोस्त आपस में खेलते हैं, उसके जो खेल के नियम होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब आप खेल खेलते हैं उसके जो खेल के नियम होते हैं, दोनों में कुछ आपको फर्क दिखाई देता है? पहले जो अपने यहाँ नेशनल होती थी और आजकल जो इंटरनेशनल चेस होती है, दोनों में काफी डिफरेंस है चालों का। और इसमें पैदल 2 घर चल सकता है अपने घर से। इंटरनेशनल में जो नेशनल होती थी उसमें एक ही घर चलता था। बादशाह को अगर चेक हो गया, सह पड़ गई, तो बादशाह 2.5 घर नहीं चल सकता था। इसमें कई नियमों में बहुत सारे परिवर्तन हैं, क्योंकि इंडिया में तो ये था कि अपने हाथ में तलवार है युद्ध के मैदान में, तो दूसरे के हाथ में भी तलवार हो तब हम युद्ध करेंगे। तो पहले वाली शतरंज में जब तक दूसरे के पास एक मोहरा, एक पॉन वगैरह नहीं होता था तब तक उसको मात नहीं करते थे, तो मोहरी और ड्रॉ हो जाती थी। इंटरनेशनल में अपोनेंट के पास कुछ भी ना बचे, लोन किंग पर भी मेट की जाती है। ये फॉरेन सभ्यता रही है, तो उसी सभ्यता के अनुसार ये इंटरनेशनल गेम में समय के साथ नियमों में बदलाव भी होते रहते हैं। हाँ, होते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, प्रोफेशनल लेवल पे, कॉम्पिटिटिव स्तर पे खेलना चाहते हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए। डॉक्टर रामकृष्ण गुप्ता, एक बहुत खास बात आपसे मैं जानना चाहूंगा, खेल से थोड़ा सा अलग हटकर, क्योंकि आप में दिलचस्पी बहुत ज्यादा इसलिए भी पैदा हो रही है कि 84 वर्ष के आप हो चुके हैं, शारीरिक रूप से आप बिल्कुल फिट हैं, और खेल, और वो भी शतरंज का खेल, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल रहे हैं, तो ये भी इस बात का परिचायक है, इस बात का प्रमाण है कि आप दिमागी रूप से भी उतने ही स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। एक बुजुर्गियत में कई बार स्मृति से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं, जिसको हम डिमेंशिया बोलते हैं, स्मृति भ्रम की समस्या बोलते हैं, जो बढ़ते उम्र के साथ होती है। तो चेस आपके हिसाब से कितना सशक्त माध्यम है एक खेल का, जो किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक, बुजुर्गियत की अवस्था तक भी मानसिक रूप से आदमी को सक्रिय और तंदुरुस्त बनाए रख सकता है? ये मैंने प्रथम ही बताया है कि ये ब्रेन एक्सरसाइज भी है और मेडिकेशन भी इसमें है, योगा भी है। तो यही आपके बॉडी को फिट रखता है। योगा भी बॉडी को फिट रखने में सक्षम है और ब्रेन एक्सरसाइज है। लेकिन ये जरूर होता है कि ओल्ड एज में बोर्ड पर खेलते वक्त मिसिंग, चाल का भूल जाना, यानी पहले क्या सोचा था और समटाइम्स अगर दूसरे ने टाइम लिया है चाल चलने में, तो उसके बाद
उस पीरियड में आपको फिर सोचना पड़ता है कि भाई हमने क्या सोचा था और ये उसमें अगर कहीं गलती हो गई तो गेम में हार जाता है। इसी कारण आजकल एबव 50 एज में प्राइज रख दिया गया है कि प्राइज उनको मिले और उनको प्रोत्साहन मिले। इस कारण एज 50 के बाद खेलना सबके साथ ही पड़ता है। आपका ये नहीं कि आपको बुजुर्ग से ही खेलना है, आपको खेलना बच्चे से और ग्रैंड मास्टर से, किसी से भी खेल पेयरिंग होती है। पेयरिंग में जिसके साथ पेयरिंग पड़ी है उससे आपको खेलना पड़ेगा। डॉक्टर गुप्ता, हम आपके कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के बारे में भी जानना चाहेंगे, अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे। अभी हाल ही में आप श्रीलंका दौरे से आए हैं, तो वहां पे किस तरह की कंपटीशन आयोजित की गई थी और वहां आपका क्या प्रदर्शन रहा? वहां पर सब हारा भी हूं और जीता भी हूं और ड्रॉ भी हुआ है। वहां पर 4 देशों के लोग प्रेजेंट थे जो टूर्नामेंट खेल रहे थे। श्रीलंका में टूर्नामेंट में क्योंकि वहाँ के नाम जो है, वहाँ के भाषा अलग है, जो लिखा जाता था तो वो समझ में नहीं आता था। बस ये है कि टूर्नामेंट कमेटी के लोग आ जाते थे और एयरपोर्ट से लेकर के पहुंचा दिया था। डॉक्टर रामकृष्ण गुप्ता, बहुत दिलचस्प किस्सा है आपका और हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप ऐसे ही बहुत लंबे वक्त तक चेस खेलते रहें, स्वस्थ रहें, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेते रहें और हजारों लाखों लोगों के लिए आप ऐसे ही प्रेरणा स्रोत बने रहें। आखिर में चलते चलते बस हम ये जानना चाहेंगे कि जो युवा चेस को एक कैरियर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि चेस दिमागी रूप से खेले जाने वाला गेम है और बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है इस गेम में लोगों को आने के लिए, तो वैसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चों के लिए साहब ये है, एक तो चेस के जो कोच हैं वो हर जगह पे आजकल हो गए हैं और कुछ लोग जो हैं उनको कोचिंग भी करा रहे हैं और कोचिंग कराने के बाद वो अच्छे परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं बच्चे। और जो करियर में आगे जाना चाहते हैं तो उनके आजकल गार्जियंस उनको लेके जाते हैं, वहां टूर्नामेंट हॉल तक लेके जाते हैं और उनका एंट्री फीस वगैरह भी देते हैं और खुद का भी व्यय, होटल में रुकना, ये वो सब करते हैं। तो आजकल गार्जियंस वगैरह भी काफी चेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं और बच्चों का करियर बढ़िया है। आजकल के भी हिंदुस्तान के लोगों ने बड़े बड़े ग्रैंड मास्टरों को हरा करके टाइटल छीन रहे हैं। एक चीज और जो छूट रही है बीच में, खासकर जब ऑनलाइन गेमिंग का जमाना है, ऑनलाइन भी लोग खेल रहे हैं और किसी को मान लीजिए कॉम्पिटिटर नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन भी गेम खेलते हैं, तो वैसे लोग जो ऑनलाइन गेम खेल करके या ऑनलाइन चेस खेल करके सीखने का प्रयास कर रहे हैं, वो उनके लिए कितना सुविधाजनक है? आजकल ऑनलाइन हर चीज हो गई, कोचिंग भी ऑनलाइन हो गई है और टूर्नामेंट्स भी ऑनलाइन वाले होते रहते हैं, तो उनको पार्टिसिपेट करके लोग बाग अपने गेम को बढ़ा रहे हैं, बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर रामकृष्ण गुप्ता साहब। 84 वर्ष की उम्र में आप लगातार चेस खेल रहे हैं। बहुत एक युवा की तरह आपके मन में उत्साह है, जोश है और बहुत आपकी तमन्नाएं हैं आगे खेल की दुनिया में कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, और अभी तक आपने बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आकाशवाणी आने के लिए। अंत में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देहातों तक, अब रेडियो माध्यम है देहातों तक, तो देहातों में चेस प्लेयर, उभरते हुए सितारे देहातों में भी हैं, तो वो कामयाब हों और वहां तक हमारी बात पहुंच जाए। धन्यवाद श्रीमान जी।